प्रिय छात्र छात्राओं, हम गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे थे और इसमें हमने लगभग जो अध्ययन किया था अंत तक चल रहा था। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। तो बच्चों देखो, दशमलव जो प्रणाली है ना, वैसे पूरा गणित है ना, गणित के अंक 9 अंक, दशमलव, जीरो सब भारत में इसका आविष्कार हुआ और फिर अरब देश होते हुए यूरोप पहुंचे। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। दिल्ली का जो लौह स्तंभ है ना, वो आज लगभग 1600 साल हो गए, लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगी। तो बहुत ही सशक्त प्रमाण है ये धातु विज्ञान का। उसके बाद है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बटा था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। सेवा प्रदाता मतलब सेवा करने वाला। गुप्त काल ने जातियों के विषय में व्यवसाय का अध्ययन निश्चित होने लगा था। फिर भी वर्णों के आधार पर गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी, बहुत जरूरी थी। पति पत्नी दोनों बैठते थे धार्मिक कार्यों में। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी, जो घूंघट निकालते ना, वो नहीं थी उस समय। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। तो उस समय जो अलग अलग विवाह होते थे 8 प्रकार के। स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। स्वयंवर खुद वर चुनने वाला, जो जैसे लड़की को स्वतंत्रता थी कि वो अपना वर खुद चुने। गुप्त काल में मिश्रित जातियों का तथा प्रचलन था, जिसमें कर्ण, अमच, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त काल की एक प्रमुख वर्ग था, परंतु बाद में ये एक जाति के रूप में सामने आया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो ये था गुप्तकालीन की पूरी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां, सांस्कृतिक विरासत। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में। तब तक देखते रहिए, घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।